दोस्तों आपने पार्ट 1 देखा जुनैद देवान साहब के साथ। अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने उनसे बात की है कि रेलवे को लॉसेस क्यों हैं जब एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोनोपोली है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, रेलवे की, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये लॉसेस क्यों होते हैं रेलवे को। और हमने इनसे बात की है कि हर गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, प्राइवेटाइज़ करने की बात करती है, तो उस सूरत में वर्कर्स यूनियन की और मज़दूरों की क्या पॉलिसी होगी और उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने होगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 का भी लिंक मौजूद है, वो अगर आप दोबारा सुनना चाहें, देखना चाहें तो वो देखें, और पार्ट 2 जो है हासिल है। और इस कमेटी को हाथ मजबूत करेंगे कि इस कमेटी ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये बेड़ा उठाया है कि हम लोगों को जो है वो सुकून से जो है उनकी नौकरियों को भी बहाल करेंगे जिन लोगों को निकाला हुआ है, और जो लोग उसका नाम क्या कच्चे हैं उनको भी पक्का करेंगे, उनकी सीनियरिटी के मसले, उनके स्केलों के मसले। तो ये कमेटी एक बहुत अच्छी है, ये जो काम कर रही है, इसके लिए जो है वो आवाज़ हम बुलंद करेंगे। जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के अंदर इस पूरे सिस्टम के बारे में जो है वो हमारे दोस्तों को बताया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जुनैद भाई आपसे मैं बात करना चाहता हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझना चाहता हूँ। जैसे रेलवे का आपने ज़िक्र किया कि भर्ती बंद की हुई है 20 सालों से, या हमने देखा अगर हम माजी में जाएं तो आपका ये केएससी को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया, ये कह के कि लॉस में है, सफ़ेद हाथी है। अभी आजकल जो है स्टील मिल के ऊपर लगे हुए हैं कि ये सफ़ेद हाथी है। इसी तरह रेलवे के बारे में ये कहा जाता है, हालांकि रेलवे एक है जिसे मोनोपोली कहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। पूरे पाकिस्तान की ये ज़रूरत होती है, लोग आमद और रफ्त के लिए इसी को इस्तेमाल करता है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन जिसके पास पैसा है वो भी कोशिश करता है पैसा बचाए। और तो उस सूरत में ये कहते हैं कि रेलवे लॉस कर रही है सामने जो लेके आते हैं चीज़ों को, तो और ये जस्टिफाई करते हैं कि हम प्राइवेटाइज इसलिए करना चाहते हैं कि ये सफ़ेद हाथी है, गवर्नमेंट पे बोझ है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद हाथी ये किस तरह बन जाते हैं, या रेलवे नफ़ा कैसे नहीं कमा के देती आपका मतलब गवर्नमेंट को, जब एक ही है और ज़रूरत है, और हर वक्त जब भी टिकट लेने आओ टिकट मिलना एक वबाल होता है, मुश्किल होता है। 15-15 दिन पहले, 20-20 दिन पहले जो है टिकट लेना पड़ता है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि ये रेलवे लॉस में कैसे होती है। रेलवे पूरी दुनिया में जो रेलवे नेटवर्क है वो इंसानों की फ़िला के लिए बनाया है। पाकिस्तान रेलवे जो है वो 1886 मई 1886 में वजूद में आया। एक अंग्रेज़ ने केमाड़ी से लेके कोटरी तक 100 माइल का ये टुकड़ा बनाया, और ठीक 6 महीनों के बाद हुकूमत बरतानिया के हवाले कर दिया कि इसको मैं नहीं चला सकता, ये गवर्नमेंट चलाए, कि लोगों को हमने आसान टिकट पर, कम टिकट पर सफ़र भी करवाना है, और लोगों को जो है वो हमने कंसेशन भी देनी है। तो वो फिर उसके बाद बरतानिया ने आस्ते आस्ते इस रेलवे लाइन को जो है वो लेकर गए। और आपको बताता चलूँ कि 1975 तक भुट्टो साहब के दौर में रेलवे का बजट कौमी असम्बली में पेश हुआ करता था, और उसमें बिल्कुल मुनाफे का भी पता चलता था, और 80-85 तक ये मुनाफे में चलती रही। और आपको एक बात और बता दूं कि पूरी दुनिया की, मैं कई ममालिक में अपनी रेलवे वर्कर यूनियन के हवाले से, आईटीएफ के हवाले से कॉन्फ्रेंसों में जा चुका हूं, प्रोग्रामों में। पूरी दुनिया में जो पैसेंजर साइड है रेलवे की, वो मुनाफा नहीं कमाती, क्योंकि इसमें 17 कार्गो साइड से कमाया जाता है। और बड़े मज़े की बात है कि 1985 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में, मरहूम के, रेलवे के अंदर एक शबखून मारा गया, और एनएलसी एक नया महकमा जो है फ़ौज का, वो रुशनास करवाया गया। और एनएलसी को लाकर जो पूरी दुनिया में जो मुनाफा रेल कमाती है, पाकिस्तान भी उसी से कमाती थी, तो वो 78% जो सामान था, नकलो अमल सामान बड़ा बड़ा उसका नाम क्या है, वो रेलवे के थ्रू मंगाया करते थे, रेलवे से मुल्क में जगह जगह पहुंचाया करते थे। लेकिन हेग में एक खुफिया कॉन्फ्रेंस करके जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ट्रांसपोर्ट की,
उन्होंने रेलवे में तरक्की पजीर ममालिक के अंदर रेलवे को सुकेड़ने की बात की और बड़े किक्स बैक रेलवे अफसरान को दिए और पाकिस्तान रेलवे, और मज़े की बात यह है कि इंडिया उस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करके चला गया, मगर पाकिस्तान बैठा रहा। इंडिया से भी यही डिमांड कर रहे थे। इंडिया से भी यही तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनको बुलाया था रेलवे अफसरों को, तो उनको अयाशियाँ करवा के और वो किया, वो बात कागज़ों पे नहीं आई और उस खबर को गायब कर दिया गया। लेकिन हमें पता है कि उसके अंदर ये तय किया कि रेलवे को सुकेड़ो, कम करो। तो पाकिस्तान के अंदर भी कम से कम 850 किलोमीटर रूट्स मुख्तलिफ छोटे इलाकों के वो बंद कर दिए गए, स्टेशन ख़त्म कर दिए गए और जानबूझ के रेलवे को जो है लेकर आए। और मैं आपको बताऊं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में जो रेलवे आई थी उसके अंदर 1,32,000 मुलाजिम जो है वो काम करते थे और 1947 में, और अफसर थे 650। आज अफसर 6,500-7 हज़ार को पहुँच गए और मुलाजिम 50-55 हज़ार पर आ गए। शदीद अक्यूज़ शार्टेज है पाकिस्तान रेलवे में, 40-45 हज़ार वैकेंसीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये प्रोपगंडा करके है कि जो चीज़ इन्होंने बेचनी है वो इन्होंने बेचनी है, इनके फ़ायदे में रहे। मुख्तलिफ़ अदवार में इन्होंने मुख्तलिफ़ गवर्नमेंटों ने बेचने की बात की, कोशिश की, लेकिन हमने जदोजहद करके उसको रोका और अब भी रोक रहे हैं और रोकते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे गरीबों का इदारा है। ये आज भी 17 किस्म के कंसेशन पाकिस्तानी अवाम को दे रहा है। आज भी किराया हमारा सस्ता है, रूट पे किराया महंगा है और इसमें बैठने की जगह है, इसमें हर स्टेशन पे आदमी उतर जाता है, उसमें खाना पीना जो है वो सस्ता है। और रूट के ऊपर उसमें तय क्या किया था उस कॉन्फ्रेंस में एक में जो हुई थी, वो सुजू और ये मर्सिडीज़ और ये दूसरी बसें जो है ये ट्रेलें और बसें बना रही थी कंपनी, उनके मुल्क में तो वो काफ़ी थी तो उन्होंने बेचनी थी। इसी तरीके से कहूँतों को ख़रीदा गया, मोटरवे तामीर किए गए पाकिस्तान में पहली दफ़ा, और मोटरवे अभी हमें ज़रूरत नहीं थी। जिस मुल्क में अभी तक लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है, तालीम एजुकेशन नहीं है, इलाज मुआवजा नहीं है, तो वहाँ मोटरवे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन गवर्नमेंट ने मिलकर किक बैक्स लिए, मोटरवे बनाए और हमारा जो सामान था 28% उस वक़्त जो है रूट को जाता था, बाकी 78% हमें मिलता था पाकिस्तान रेलवे को। वो NLC भी बनाया और बड़े मज़े की बात है कि चंद ही सालों के बाद मेरे पास वो अखबार मौजूद है, नुआइबात में ख़बर लगी थी कि 200 अरब रुपए का नुकसान हो गया। NLC को भी कमा वो भी नहीं सका, लेकिन साथ साथ रेलवे को भी डुबा दिया। तो अब तो लोग जो है वो सहूलत चाहते हैं। तो अगर ये अपनी पॉलिसियाँ ठीक करें, आज 7-8 हज़ार अफसर हैं दफ्तरों में बैठे हुए हैं, और बड़े मज़े की बात है कि रेलवे के अंदर जो अफसर हैं वो 90% से ऊपर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लेकिन ये दफ्तरों में बैठ के क्लरिकल काम कर रहे हैं, कमर्शियल के ऑफिसर हैं जो उसका नाम क्या है जाके मार्केट तलाश नहीं करते, मार्केटिंग मैनेजर बैठाए हुए हैं हर डिवीज़न में, लेकिन वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और लेन देन का काम जारी है। और दूसरा, हमारी ज़मीनें जो है इंडिया ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ज़मीनों से आज 10 साल से मुनाफा कमा रही है, 10 अरब। हमने भी सजेशन दी, मैंने किताब लिख कर भेजी, मैंने तमाम कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम चारों सूबाई असम्बलियों को, चीफ जस्टिस को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि भाई रेलवे इस बजट के अंदर रहते हुए 10 अरब रुपया मुनाफा साल का कमा सकती है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है कि 1 लाख लोग नीचे जमा हो जाएं और बोलें जी कि ये टेबल यहाँ रखने के बजाय वहाँ रखो, जिससे मुल्क को भी और महकमे को भी और आवाम को भी फ़ायदा होगा। तो एक 17 ग्रेड का अफसर आ जाता है, वो बोलता है नहीं जी ये बकवास कर रहा है। तो लिहाजा उसका नाम क्या है, वो अफसर की बात मानी जाती है, गरीब आदमी की बात नहीं मानी जाती। अगर आप रेलवे चलाना चाहते हो, पहले तो ये तय करोगे ये फ़िलाई महकमा है, दिफाई महकमा है या कमर्शियल इदारा है। तो अगर कमर्शियल बनाते हो तो आज भी हम इससे उसका नाम क्या है 10-20 अरब रुपये सालाना कमाने के तरीके मौजूद हैं, कमा सकते हैं हम। बिल्कुल है, बिल्कुल सलूशन है और हमने दिया भी इनको, मगर किसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, उल्टा मेरे पे मुकदमे बनाए, 19 FIR काटी, दहशतगर्दी के पर्चे काटे, और 2 साल पहले मैं रिटायर हो गया और तमाम मुकदमात कादर खान हमारे लड़ते रहे फ्री ऑफ कास्ट, और साथ उन पर भी FIR थी, यहाँ जलसा करने पर FIR थी। तो वो केस सारे हम बाइज़्ज़त बरी हो गए और मैं 2 साल पहले रिटायर भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के काले पीले लोग, मज़दूर
किसान आ रही उनकी जदोजहद हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उस्ताद थे अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, तुफ़ैल अब्बास साहब, उन्होंने जो हमें सबक दिया था वो हमें आज भी याद है और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। अच्छा जुनेद भाई, एक और बात मुझे आप बताइए, पूरी स्ट्रगल है आपकी और ये तमाम स्ट्रगल के अंदर आर्मी डिक्टेटर्स भी यहाँ पे रूल किया पाकिस्तान के अंदर, सिविल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, ये मुस्लिम लीग भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, पीटीआई का भी अब तो दौर गया है। तो आपको लगा कि कोई वर्कर्स दोस्त हुकूमत कोई रही हो जिसने कोई रिलीफ दिया हो, या कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है जो गरीबों की सोचती हो, या आपको लगता है कि हर कोई जो है वो ऊपर सब एक एक होते हैं और कोई इस तरह का नहीं, या कोई फ़र्क नज़र आता है आपको ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में? 1947 से आज तक मेरी नज़र में जागीरदार और सरमायादार की जो गवर्नमेंट आई हैं, उन्होंने अपनी कैटेगरी के लिए, अपने औलादों के लिए इस मुल्क में फ़ैसले किए, और सिर्फ पीपल्स पार्टी 1 रुपये में 4 आने जो है वो वर्कर्स की बात करती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो लेकर आए थे, पार्टी बनाई थी, वो भी रेलवे वर्कर यूनियन के दफ्तर में लाहौर में बनी थी, और बीएम कुट्टी और डॉक्टर मुबशर हसन और इस किस्म के लोग थे, और तुफ़ैल अब्बास साहब भी बड़े अच्छी दोस्ती थी उनकी भुट्टो साहब से, वो मिलने आते थे भुट्टो साहब उनको, फ़तेह आब अली ख़ान थे, तो इस वजह से उन पे थोड़े से असरात थे। तो जो पीपल्स पार्टी आज भी जब गवर्नमेंट आती है तो वो मज़दूरों की तनख्वाहें भी कुछ ना कुछ बढ़ाती हैं, कुछ मुराद भी देती हैं, भर्तियों पर भी पाबंदी उठाती है, लेकिन बाकी पार्टियां जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। और मेरा अपना एक नज़रिया है कि जो लेफ़्ट की सियासत करते हैं इस मुल्क में काफ़ी लोग हैं अभी भी, वो अगर जमा होकर अपनी एक पार्टी बनाएं जो सिर्फ मज़दूर किसान पार्टी के नाम पर राज करे इस मुल्क में, और लोगों को ये बात पहुँचाए कि नहीं भाई ये पार्टियां जब तक रहेंगी इस मुल्क में, इस मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, इस मुल्क में जुल्म, ज़्यादती, दहशतगर्दी, ख़ास करके मुल्लाओं ने जो है वो जो काम गर्म किया हुआ है और वो भी कर रहे हैं लगे हुए सियासत, और मुझे ख़ास करके ये तवक्का नहीं है कि हम ऐसी बुज़वा पार्टियों के साथ रहकर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। हाँ, रास्ता इंसान निकाले, बात करे कि जिस पार्टी के अंदर हमारे उस्ताद मोहतरम जो है वो रहे, उन्होंने रहे तो नहीं मगर ये है कि वो अपने मशवरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया करते थे, और लोग लेफ़्ट की सियासत की, भुट्टो साहब भी सोशलिज़म की बात करते थे, तो उस वजह से आज उनकी पार्टी में छोटे लोग भी है ऊपर तक गए। ये अभी भी जो हालिया गवर्नमेंट है इसमें कई लोग जो है रज़ा रब्बानी जैसे, सईद गनी जैसे, कादर खान मंदोखाइल जैसे और बहुत लोग हैं कि जिन्होंने उसका नाम क्या है वो नीचे से जाकर ऊपर तक पहुँचे, आज असम्बली में बैठ रहे हैं। तो वही नतीजा है कि आज वो जो कमेटी काम कर रही है, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कमेटी काम कर रही है। तो जब तक हमारी अपनी पार्टी न बने तो हमें रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल आते हैं, जैसे ये लोग उसका नाम क्या, आज मसले लोगों को निकाला हुआ ड्यूटियों से 1993 से, और ख़ास करके मुशर्रफ गवर्नमेंट में काफ़ी लोगों को रेलवे से भी बर्खास्त किया है, तो वो केस हम लड़ रहे हैं, अफसर रुकावट डाल रहे हैं ऊपर, और रेलवे का मिनिस्टर भी रुकावट डाल रहा है, लेकिन हमारी जदोजहद जारी है इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये ईमान है कि जदोजहद करेंगे तो ये मसले हल होंगे, और जदोजहद हम करते रहेंगे। काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं जुनैद भाई, मुझे आप आखिर में ये बताएं कि गवर्नमेंट तो एक दफ़ा फिर दर पे है कि रेलवे को प्राइवेटाइज़ करें, तो आपको क्या लगता है कि आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन को आप रोक सकेंगे? बिल्कुल जी, हमारा तो यही ईमान है, यही नज़रिया है कि जद्दोजहद जो है वो सब कुछ कर सकती है। इससे पहले बड़े बड़े ताला आजमाए भी आए और बड़ी बड़ी पार्टियां आई जागीरदारों की, सरमायादारों की, रेलवे को ख़रीद रहे थे। हमने एहतियात बनाकर रेलवे की निजकारी को रोका, हमने बाकायदा सदर पाकिस्तान रफ़ीक तालर साहब ने बुलाया हमें, और बुला के निजकारी की ख़ात्मा किया। फिर नवाज शरीफ ने शुरू किया, उस दौर में भी वो भी रुका, और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के तमाम, अब वो मैंने 17 तारीख को जो जुलूस 3 महकमों का निकाला था वो भी कराची की तारीख़ में बिल्कुल खामोशी थी, ट्रेड यूनियन दफन हो चुकी थी,
लेकिन जो 17 तारीख को जुमे वाले दिन हमने टावर से जुलूस प्रेस क्लब तक लेकर गए थे, तो लालो लाल समुंदर था। और हमें यकीन है कि हम रोक सकेंगे। हम सारे इदारों के लोगों से बात करते हैं और आप जैसे भाइयों को साथ मिलाकर हमारा ये मंशूर रिसाला, ये आपने आज खुशखबरी सुनाई है कि ये दोबारा ये हो रहा है, जारी हो रहा है। अब ये क्या पता कि लाहौर से हो रहा है, क्योंकि आखिरी टाइम पे जब बीमारी की हालत में थे तो फ़ैल अब्बास साहब, तो उन्होंने बोला जुनैद बेटा ये ज़ाया हो जाएगा, ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये आप भिजवा दें लाहौर। हमारे दोस्त हैं वो चलाएँगे, पता नहीं वो नहीं चला सके मेरा ख्याल। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, काफ़ी सारा पूरा कमरा भरा हुआ था किताबों से, उनकी तहरीरों से, तो वो मैंने भिजवाया था। तो हमारा ऐसा रिसाला अगर शुरू हो रहा है तो हमें खुशी की बात है कि हमारे जो नज़रियात हैं, हमारी जो जदोजहद है, वो तो कम से कम हमारे जो मसले मसाइल हैं गरीबों बेकसों मजबूरों के, उनको छापने वाला कोई दोबारा पैदा हो गया है। जुनैद भाई, आपने बात की कि रिसाला पूरी किताबें कमरा भरा हुआ था, तो आपको मैं ये यकीन दिला दूं कि वो बिल्कुल सेफ़ है। सारा डिजिटलाइज हो चुका है। आसिफ करीम साहब ने जो है उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और हर चीज़ जो है वो सेफ़ है। और मंशूर भी निकलेगा, लाहौर से निकले, कराची से निकले, फैसलाबाद से निकले, बिल्कुल निकलेगा, ये भी आपको यकीन दहानी करा दूं। और आपका आखिर के अंदर, बिल्कुल आखिर में मैं सिर्फ ये, आपका क्या आज भी ये यकीन है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तलबा, मज़दूर और किसान? इस बात पे आपका यकीन है कि ये बचा सकते हैं ये तीन फैक्शंस जो हैं सोसाइटी के? हाँ, वो मैं आखिर में फैज़ साहब का एक किता जो है वो सुना दूँ कि जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हमारे हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे, एक लाल सितारा मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा ख़जाना मांगेंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, मेहरबानी। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स कीजिए, इसको और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है ये बताइए। और यहाँ पे आखिर में मैं एक बात और कहता चलूँ कि मैं जितने भी दोस्तों से मिलूँगा, साथियों से मिलूँगा, मैं उनकी सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, अपनी नहीं सुनाना चाहता। मैं लोगों की याददाश्तें जो है वो रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ज़िंदगी के अंदर वो हम तक पहुँचें, और जो सच है और जो सामने नहीं आता है वो सबके सामने आए। तो आप देखते रहें इस चैनल को, और आपको अच्छे से अच्छा प्रोग्राम जो है आगे मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।